नमस्कार, मैं हूँ यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं एनलाइटन इंडिया न्यूज़। एनलाइटन इंडिया में बस कुछ ही देर में धीमान विजय मानकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया आप लोगों से कोरोना महामारी के संदर्भ को लेकर, कोरोना महामारी के सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक पहलुओं को लेकर लाइव संदेश देने जा रहे हैं। इस लाइव संदेश में मोदी की कोरोना नीति कैसे गरीबी और विषमता की नीति को इजाद कर रही है तथा इसके सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक पहलू क्या है, इन तमाम पहलुओं पर धीमान विजय मानकर जी आप लोगों से बस कुछ ही देर में लाइव संदेश देने जा रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सीधा विजय मानकर जी के इस लाइव संदेश की ओर। आप सभी लोगों से काफ़ी दिनों तक मैं रूबरू नहीं हो पाया, आप लोगों से बात नहीं कर पाया और सबसे पहले आप सब लोगों के स्वास्थ्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जितना विज्ञान के लिहाज से, साइंस के लिहाज से और मेडिकल साइंस के लिहाज से जो भी प्रिकॉशंस आपको लेना है, चाहे मास्क पहनना है, चाहे हैंड वॉश करना है, चाहे सैनिटाइजर्स को जो है वो यूज़ करना है, या आपको फ़िज़िकल डिस्टेंस बना के रखना है 6 फीट से ज़्यादा, 2 मीटर अर्थात 6.5 फीट लगभग जो है वो फ़िज़िकल डिस्टेंस बना के रखना है। अगर ज़रूरी ना हो तो घर में रहना है, जब ज़रूरत है तभी बाहर जो है जाना है। घर में रहते हुए अगर घर के आसपास जो है आप नेसेसरी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस, चाहे वॉकिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे स्पॉट एक्सरसाइजेस हो, जो भी है आप कर रहे होंगे ताकि आप स्वस्थ हैं। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हम लोग सब जो है भारत में, देश में और दुनिया में जो है कोरोना बंदी के समय में जो है और कोरोना महामारी के समय में ये प्रिकॉशंस हम सब लोगों को लेना ज़रूरी है। आप लोग सब ये जानते हैं और जैसे हम सब जानते हैं कि कोरोना जो महामारी है पूरी दुनिया में जो है वो फैली है। शायद ही दुनिया का ऐसा कोई कंट्री हो या बेट या आइलैंड हो जहाँ पर कोरोना महामारी ना हो। तो उस लिहाज से भारत में भी जो है इसका स्प्रेड हो रहा है और इस लिहाज से स्वास्थ्य की चीज़ों के साथ साथ जो बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आर्थिक पहलू है, जो इसके सामाजिक पहलू है, जो पॉलिटिकल पहलू है, वो भी धीरे धीरे जो है वो अभी उजागर हो रहे हैं। और अभी जो है भारत में लगभग 30,000 केसेस हुई है और लगभग जो है वो 940 के आसपास में जो है वो फैटेलिटीज़ डेथ्स हुई है। 7,000-7,500 लोग जो है वो रिकवर हुए हैं। लगभग 6 लाख टेस्ट हम लोगों ने की है, जो दुनिया के मानकों से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कम है। अभी भी हमारी जो टेस्ट है वो 300-350 प्रति 10 लाख लोग, 1 मिलियन के आसपास है, जबकि दुनिया की बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप और अमेरिका की कंट्रीज़ है, वहाँ 3,000 से 3,500 जो टेस्ट है वो प्रति मिलियन, यानी 10 लाख लोगों में उतने टेस्ट उन्होंने किया, इसलिए उनके यहाँ उतने पेशेंट्स के आंकड़े आए। यदि उन मानकों को यदि हम देखें और कम से कम 1% पॉपुलेशन का टेस्ट होना चाहिए, तो भारत की आबादी के हिसाब से 1,35,00,000 लोगों का यदि टेस्ट होता है तो ही एग्जैक्ट डेटा जो है वो भारत में पता चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव थे, कितने लोग पॉजिटिव रह के जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए, कितने लोग रिकवर हो गए। ये जो तमाम ब्रेकअप है डेटा का, वो उसी के बाद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है वो क्लियर हो पाएगा। वैसे कोरोना बंदी को लेकर काफ़ी कुछ ऐसे पहलू भी आए हैं जिसको हम ग्रे एरियाज़ कहते हैं या डार्कर साइड ऑफ दी इशू कहते हैं। जैसे अमेरिका जो है वो चीन के ऊपर में बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है जिसमें यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये कंट्रीज़ भी जो है उनको चाइना को अकाउंटेबल बनाना चाह रही है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंटरनेशनल जो इशू है, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस का या इंटरनेशनल लॉ के इम्प्लीमेंटेशन और फेलियर्स का या लूप होल्स का भी इशू है। और अगर इसके थोड़े हिस्ट्री में यदि हम जाएं तो हम इससे देखते हैं, जो रिकॉर्ड्स को स्टडी कर रहे हैं हम लोग जो है वो, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी एक केस डाला हुआ है और 2-3 राज्यों में भी जो है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इसमें केसेस डाली और 2-3 राज्यों में जो है वो केसेस डालने की तैयारी चल रही है मानव अधिकारों को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, लोगों के राइट्स को लेकर और उनके कॉम्पनसेशन को लेकर और बाकी रिलीफ्स को लेकर। तो जब नवंबर 2019 में अनयूजुअल निमोनिया करके जो है वो वुहान जो प्रोविंस है उसके अंदर में जो है वो रिपोर्ट हुआ चाइना में, तो पहले तो चाइना जो है वो ये डेटा जो है वो शेयर नहीं कर पाया। उसने इन बातों को छुपाया WHO से कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इस केस में,
और अनयूजुअल निमोनिया करके रिपोर्ट किया, लेकिन 10 दिसंबर 2019 के आसपास WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को, शंघाई की एक लेबॉर्ट्री से इसका जीनोम सीक्वेंस शेयर किया गया और वहाँ से ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये SARS-2 वायरस है। ये जो वायरस है ये सार्स फैमिली का, सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, जो बेसिकली हमारे श्वास और लंग्स को लेकर जो है इस पर अटैक करने वाले जो वायरसेस है उनको सार्स फैमिली के वायरस कहे जाते हैं। और SARS-2 वर्जन है ये जो है, इसका जीनोम सीक्वेंस जब 10 दिसंबर को शेयर हुआ WHO को, तब ये बात ऑलमोस्ट ऑल WHO को क्लियर हो गई थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि WHO ने लगभग 50 दिन जो है लगाए और 30 जनवरी को जो है पहला कॉल दिया इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के अंदर में, जिसे उसने कहा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC, यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की। ये बताने में WHO ने खुद 50 दिन लिए और ये एक बड़ा सवाल हुआ। और इंटरनेशनल पैंडेमिक जो वर्ल्ड लेवल का महामारी है, पैंडेमिक है, ये डिक्लेयर करने के लिए 11 मार्च का समय लिया। तो ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो हेल्थ का एक बड़ा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा एक्सपर्टाइज है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास में, वो ऑर्गेनाइजेशन ने इतना ज़्यादा जो है वो लेंदी समय क्यों लिया दुनिया को वार्न करने के लिए कि ये सीरियस इश्यू है। क्योंकि जब तक दुनिया ने फ्लाइट्स को बंद किया या चाइना से, वुहान से फ्लाइट बंद हुई, तो एक डेटा ऐसा कहता है कि 50 लाख से ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं वो चाइना से, वुहान से पूरी दुनिया में गए। और जैसे आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजनेस चाइना के साथ होता है, तो दुनिया के छोटे बड़े सारे कंट्रीज़ में जो है अकेले वुहान से जो है लोग गए, जब तक कि चाइना ने खुद वुहान में जो है वो लॉकडाउन नहीं किया, बाकी कंट्रीज़ ने जो है वो लॉकडाउन नहीं किया। तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो जवाबदेही है उस पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि पूरे दुनिया में जितने लोग जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं या मर रहे हैं वो एक अलग इशू है। इसके साथ में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, इट इज़ बीइंग सेड दैट वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ रिसेशन मच बिगर देन यू सी 1939 और 2009, यानी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एक बड़ा डिप्रेशन चला था वर्ल्ड में, या 2009 के बाद एक जो बड़ा डिप्रेशन चला है, उससे भी बड़ा ये डिप्रेशन जो है वो चल सकता है। इस तरह के स्टडीज़ आ रहे हैं। और क्योंकि अनिश्चित काल है, अभी भी मेडिसिन नहीं डेवलप हुई है, वैक्सीन आने में थोड़ा समय है, तो ये कितना दिन ये लॉकडाउन चलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है नॉर्मल नहीं होगी, और उसके बाद में ये रिसेशन से हम कब बाहर निकलेंगे, इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है। बट ऑलमोस्ट ऑल अभी इसमें कॉन्करेंस है। इसमें एक व्यू है कि लगभग जो है वो 0% ग्रोथ रेट पे दुनिया जाएगी, इंक्लूडिंग इंडिया भी। बार्कलेस कह रहा है कि 0% जो है वो इंडिया की ग्रोथ होगी। IMF कुछ 1.5% के आसपास में जो है वो कह रहा है। तो ये सारे फिगर्स जैसे ये जो लॉकडाउन से एक्सटेंड होंगे या जल्दी ओपन अप होंगे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम होंगी, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। पर एक बड़ा डिप्रेशन में हम लोग आ चुके हैं। तो लाजमी है कि इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस के लिहाज से, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिहाज से जो चाइना के ऊपर में जो है वो सस्पिशन किया जा रहा है, या WHO के जवाबदेही को अकाउंटेबल बनाने की बातें हो रही है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको दुनिया ने इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी जो है हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, क्योंकि जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, जो कम्युनिकेशंस है, जो टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग है, वो पूरे दुनिया में है। तो हम लोग अभी कोई एक आइसोलेटेड कंट्रीज नहीं है, केवल नेशन स्टेट्स के ऑर्डर में नहीं है, हम एक ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर में है, ग्लोबलाइजेशन में। तो इसलिए ये पार्ट जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस का है, वो फिक्स होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि एक वैलिड सवाल इसमें इमर्ज होकर आ रहा है। दूसरा, यदि भारत की बात करें तो भारत सरकार के जो मंत्री प्रचार में आके बैठते हैं, प्रेस ब्रीफिंग में आते हैं और कई तरह के डेटास को देते जाते हैं, बताने की बार बार कोशिश करते हैं कि भारत में हम लोगों ने सब अच्छा किया, भारत का डेटा बड़ा अच्छा है, अमेरिका को देखिए, इटली को देखिए, UK को देखिए। ये तमाम चीज़ों को जो है वो एक हाइपोथेटिकल डेटा के ऊपर में जो है वो बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल के ऊपर में। पर इस बीच में वो ये बोलना भूल जाते हैं, मोदी जी के प्रचार मंत्री जो आते हैं प्रेस ब्रीफिंग के लिए, कि अभी 3 मई तक लगभग 17 लाख करोड़ तो हमने लूज कर दिया है। जब 3 मई को जब लॉकडाउन खुलेगा या एक्सटेंड होगा तो 17 लाख करोड़ हम लोगों ने जो है वो लूज कर दिया होगा।
यानी लगभग हमारा जो नॉमिनल प्राइजेस में जो जीडीपी है 190 लाख करोड़ का, उसमें से 9% तो जीडीपी 3 मई तक जो है हमने लूज कर लिया है। अब ये सवाल इसलिए आता है, डेली एक दिन का 41,000 जो है लगभग 41,000 करोड़ रुपया जो है हम जीडीपी का लूज कर रहे हैं इस कोरोना लॉकडाउन के वजह से, और 17 लाख करोड़ रुपया 3 मई तक के हम लूज करेंगे। उसके बाद का कैलकुलेशन और आगे आएगा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब 30 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है वो डिक्लेयर किया, मेरे लिहाज से 50 दिन का लगभग जो है वो डिले किया जीनोम सीक्वेंस आने के बावजूद 10 दिसंबर को, तो पब्लिक जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 है उसके एनेक्स 1 और 2 के हिसाब से जो है भारत सरकार को 48 घंटे के अंदर में एक्शंस लेना जरूरी था। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है डीजीएचएस जो है वो आर्टिकल 4 जो है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के हिसाब से डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री की इसमें डायरेक्ट जिम्मेदारी थी। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो जो है वो चेयरपर्सन है। सेक्शन अगर 4 को हम पढ़ते हैं तो इसमें क्लियर है कि इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दिस। जो यूनियन होम सेक्रेटरी है यानी जो आईएएस अधिकारी है, सेक्रेटरी जो होम मिनिस्ट्री के हैं, वो इसमें जो है एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके तहत जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन है। यानी प्रधानमंत्री जो है जब तक नहीं चाहेंगे तब तक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग नहीं होगी, और जब तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग नहीं होगी और जब तक वो उसके अंदर डिसीजन नहीं होगा तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो ऑपरेशन आना है इसके इम्प्लीमेंटेशन का वो शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन है, जो यूनियन होम सेक्रेटरी है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस एक्ट 2005 के अंदर में चेयरपर्सन है, होम सेक्रेटरी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत। तो इन तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि 30 जनवरी को जब इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी इसको WHO ने डिक्लेयर किया तो 48 घंटे के अंदर यानी 2 फरवरी से इस पर नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए थे। अब भारत सरकार बार बार ये कह रही कि हमने स्क्रीनिंग किया, लेकिन स्क्रीनिंग इज नॉट मेडिकल एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग इज नॉट मेडिकल टेस्ट। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि ये पाया जा रहा है कि लगभग 80% इसमें कोरोना में जो पेशेंट्स होते हैं वो असिम्प्टोमेटिक होती है, यानी इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कहा जाता है कि कुछ केसेस में 5 दिन से 28 दिन तक की इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी को अगर कोरोना इन्फेक्टेड भी होगा तो जरूरी नहीं कि एयरपोर्ट पर उसको थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर मिला होगा, और अगर टेम्परेचर नहीं मिला तो उस पेशेंट को छोड़ दिया। अकेले भारत में लगभग जो है वो एयर पैसेज से जब तक हमने अपने एयरवेज को जो है वो क्लोज नहीं किया तब तक भारत में लगभग जो है वो 15 लाख लोग जो है लगभग 15 लाख लोग एयर से आए, शिप से जो है वो आए, उसका डेटा अभी पूरा क्लियर नहीं, 1-1.5 लाख लोग शिप पैसेंजर्स भी आए। और भारत के अंदर में जो 2 फरवरी से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, यानी भारत सरकार की मेनली, क्योंकि राज्य सरकारों को तो ये डेटा अवेलेबल नहीं था तो इसलिए उनको ज़्यादा बोलने में जो है वो कुछ मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार के पास में पूरा डेटा था, उसको जो स्टेप्स लेना था वो उसने नहीं लिए। और सबसे बड़ी बात अभी हम देख रहे हैं कि गुजरात में बहुत स्पीड से केसेस आ रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एल स्ट्रेन ऑफ वायरस है वो एल स्ट्रेन ऑफ वायरस केवल गुजरात में मिल रहा है। तो हम ये जानते हैं इसका कोई साइंटिफिक अभी पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है, वो तो एक जांच का इशू है और साइंटिफिक एविडेंस का इशू है, लेकिन 1 लाख लोगों से ज़्यादा 24 फरवरी को नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को जो है भुला दिया गया। फिर मध्य प्रदेश की इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने के लिए MLAs को फ्लाइट से बसेस से उधर ले जाने के लिए जो है वो ध्यान नहीं दिया गया, मध्य प्रदेश में सरकार गिरने दी गई, होली मिलन का प्रोग्राम कर लेने दिया गया, और उसके बाद जाकर 11 मार्च से धीरे धीरे जो है जब पैंडेमिक डिक्लेयर किया WHO ने उसके बाद भारत सरकार ने इस पर स्टेप्स लेना चालू किया। और हम सब जानते हैं कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू किया, उसके बाद 24 को जो है वो लॉकडाउन घोषित किया, और वो लॉकडाउन अभी चल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि यही स्टेप्स यदि हमने 2 फरवरी से लेना स्टार्ट किए होते,
जो मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल टेस्टिंग की होती, तो शायद आज 30,000 का जो आंकड़ा है, जो भी टेस्टिंग के आधार पर है, जो मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है, वो हो सकता है कि 1,000-1,500 के अंदर में भारत में केसेस हुई होती। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जब लॉकडाउन किया तब देश के अंदर में तैयारी नहीं की कि भाई रेलवे बंद कर दिया आपने, ट्रेन बंद कर दी आपने, रोड बंद कर दिए, ये पैनिक में आकर की बीमारी एकदम फैल जाएगी। अब भारत में लगभग जो है 7.5 करोड़ से 8 करोड़ 20 लाख जो है वो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं, जिसमें कि 70% लगभग जो ऐसे लोग हैं जो डेली कमाकर खाते हैं या जिनके पास एक वीक से ज़्यादा सर्वाइव करने की जो है वो कैपेसिटी नहीं होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसमें जो आर्थिक पहलू आ रहा है, ठीक है लॉकडाउन करना कुछ हद तक ज़रूरी है, ये बात को हर कोई अभी मान रहा है, और क्योंकि अभी इन्फेक्शन फैल जाएगा इसलिए आपके पास में ऑप्शन नहीं रहे। यही काम आपने फरवरी से किया होता तो शायद इतनी बुरी कंडीशन इंडिया में नहीं आई होती, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चाहे थाईलैंड हो, ताइवान हो, सिंगापुर हो, या साउथ कोरिया हो, या जापान हो, या नेपाल हो, या जर्मनी, ये जो सारी कंट्रीज है जिन लोगों ने बहुत अच्छी स्टेप्स ली है, उनके अंदर में जो है वो प्रॉब्लम्स हमें कम दिख रहे हैं। जिन लोगों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी से जो है वो स्टेप्स लिए, वो कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम्स हमें कम दिख रही है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये सारे जो है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये जो कंट्रीज है धीरे धीरे जो है वो अपना पार्शियल या टोटल लॉकडाउन को ओपन करने की स्टेज में आ गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत के अंदर में ये जो किया गया, इसके वजह से जो आज 940 लगभग लोग मरे हैं, 250-300 से ऊपर लोग भूख के वजह से और पैदल चलते चलते जो है कहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, इसकी वजह से डेथ हुई है। तो इसके लिए अकाउंटेबल भारत में कौन है? जैसे चाइना को अकाउंटेबल बनाने की बात हो रही है, वैसे भारत में इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का सवाल है, जो मैं समझता हूँ कि इसमें से इमर्ज होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें ये इमर्ज हो रहा है कि अभी प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 70 लाख का पैकेज जो है वो डिक्लेयर किया, जो एक्चुअली नए और पुराने एलोकेशंस को जोड़कर जो है 1,70,000 करोड़ किया गया। अगर उसका एग्जैक्ट न्यू एलोकेशन देखा जाए, केवल जो लॉकडाउन के बाद कोरोना से लड़ने के लिए दिया गया, तो वो लगभग 90,000 करोड़ रुपए है, यानी 0.6% ऑफ द जीडीपी है, यानी 1% भी हमने पैसा नहीं दिया। जबकि हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई कंट्रीज 8% से लेकर 15% तक जो है वो इसके लिए एलोकेट कर रहे हैं। अमेरिका को देखिए, $2 ट्रिलियन का जो है उसने जो है एलोकेशन किया। जापान ने अपने नागरिकों को 70,000 रुपया जो है वो दिया, अमीर गरीब को नहीं देखा, सबको दिया, कहा कि ऐसे समय में मदद की जरूरत पड़ती है, तो आप जो है, आपको जो भी चीज की जरूरत है खाने पीने की और बाकी, उसके लिए हर नागरिक को हम दे रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम ये देख रहे हैं कि केवल 90,000 करोड़ मोटे तौर पर जो है, कहने के लिए 1,70,000 करोड़ है, लेकिन उसका अगर आप ब्रेकअप आप करेंगे, पीडीएस का करेंगे, या 31,000 करोड़ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का स्टेट के पास में पड़ा हुआ है, या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से खर्चा करने की बात की गई है, वो कोई न्यू एलोकेशंस नहीं है, वो तो पुराने एलोकेशंस को नए पैकेज में रिफ्लेक्ट किया गया है। तो क्या भारत जो है वो 1% से भी कम पैसे से जो है अपने जीडीपी के, कोरोना की जो आर्थिक पहलू है, सामाजिक पहलू है और जो मेडिकल पहलू है, क्या उससे लड़ने के लिए जो है वो ये अमाउंट सफिशिएंट है? तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी अमानवीय बात यहाँ पर आ रही है कि लगभग 74-75 जो मिलियन, यानी 7.5 करोड़ लगभग जो अनाज है, चावल और गेहूं, ये स्टॉक्स में पड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है 2 करोड़ 10 लाख टन का होता है, यानी उतना किसी भी समय में देश में होना चाहिए। कोई भी क्राइसिस आ जाए तो 2 करोड़ 10 लाख जो टन है वो भारत में होना चाहिए, उसको सैक्रिफाइस हम नहीं कर सकते। लेकिन उसका 3.5 गुना जो है वो देश के अंदर में फूड स्टॉक्स है। अभी रबी की फसल आ गई है, वो आना चालू हो गई है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसे समय में आज भी राशन कार्ड को देखे बगैर जो है वो अनाज फ्री में नहीं दिया जा रहा है। अब आप बताइए कि लॉकडाउन के अंदर में तो कई ऐसी आबादी है जिसका राशन कार्ड गांव में होगा, वो शहर में होगा, बेचारा जो वर्कर है वो है, या कहीं पर कोई एक जिले का आदमी दूसरे जिले में फंसा होगा, उसका राशन कार्ड कहीं फंसा होगा। कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास राशन कार्ड ना हो, उनके पास आधार कार्ड भी ना हो। तो मैंने एक बहुत सिंपल बात कही थी कि जिस तरह इलेक्शन की स्याही लगाई जाती है,
उस तरह शाही लगाकर एक फॉर्म लगाकर जो आदमी जहाँ है उसको वहाँ पर जो है अगर आप 5-5 किलो चावल और गेहूँ दे दे, 1 किलो जो है ऑयल दे दे, आप उसको पल्से से यानी दाल दे दे, शक्कर दे दे, आप नमक दे दे और जो है चाय पत्ती वगैरह थोड़ा सा अगर दे दे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मानवीय एड जो है वो भारत के अंदर नहीं हुई होती। लेकिन आज तक भारत सरकार ने जो है फ्री में इलेक्शन की शाही लगाकर एक फॉर्म लगाकर, चाहे राशन कार्ड हो या ना हो, भारत के नागरिकों को फ्री में जो है राशन देने का काम नहीं किया है। अब सवाल ये आता है कि जो वर्कर्स थे, अब हमारे देश में जो है 10,000 रुपये से कम कमाने वाले जो हैं वो लगभग 60-70% जो परिवार है, जो अभी लगभग 28 करोड़ के ऊपर परिवार हो गए हैं, उसमें के मेजॉरिटी 60-70% परिवार जो है वो तो 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। भारत में 81 करोड़ आबादी, 135 करोड़ में मैं डेटा दे रहा हूँ 60%, रफ में मैं अभी राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 135 करोड़ हमारी आबादी, अभी उससे थोड़ी ज़्यादा है लेकिन मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। उसकी 60% आबादी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $3.20 पर डे, यानी 245 रुपया जो है पर डे लगभग जो है वो कमाने वाली आबादी 81 करोड़ हमारे देश के अंदर में है। ये एक बड़ा सीरियस डेटा है। अभी हमारा वर्क एज पॉपुलेशन अगर हम ले तो 14 साल से 64 साल, यानी 15 साल से 64 साल तक के जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो भी 81 करोड़ हमारे देश के अंदर में है। हमारे देश में मल्टी डिमेंशनल पावर्टी में 36 करोड़ लोग जो हैं, और हमारे देश में 81 करोड़ जो लोग हैं वो केवल दिन में 245 रुपया कमाते हैं, यानी 7,250 लगभग जो है महीने का कमाते हैं। अब ये जो पॉपुलेशन है, ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन और उन पे डिपेंडेंट, चाहे उनकी मैडम हो, उनके बच्चे हो, एक फैमिली लगभग हमारे 5 लोगों का एवरेज है, 4.8 4.9 का हमारा नेशनल एवरेज है फैमिली का, तो लगभग 5 लोग अगर हम लोग मानते बड़े छोटे मिला के, तो 100 करोड़ आबादी हमारी अफेक्ट हो रही है। अब 100 करोड़ आबादी जो जिस भी तरह से, चाहे वो खेती में काम करके कमाती हो, चाहे शहरों में काम करके कमाती हो, चाहे छोटे मोटे रोजगार करके सेल्फ बिजनेस करके कमाती हो, तो अभी तो हम ये सुन रहे कि एडवोकेट्स लोगों को भी पैसे की जरूरत हो गई, नेचुरल है, उन कोर्ट्स बंद है, क्लाइंटेल बंद है, तो ऐसे प्रोफेशनल्स को भी जो है वो पैसे की जरूरत पड़ रही है। छोटे दुकान सब बंद हो गए हैं, जो एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो बंद हो गई है। तो सब लोगों को, 100 करोड़ लोगों को लगभग डायरेक्ट जो है इसमें पैसे की जरूरत हो गई है। बड़ा सिंपल हिसाब था, आप 1-2 हज़ार रुपए जो है हर नागरिक को, 90 करोड़ जो अकाउंट है उसमें एक आधार और एक आप जो है पैन को लिंक कर लेते, और उसको लिंक करके अगर आप पैसा दे देते तो नागरिकों को पैसा आ जाता। या ये जो 28 जो हमारे देश के अंदर में 28 करोड़ जो फैमिलीज है, उसमें का जो है वो फैमिलीज को आप जो है वो 5-4-5 हज़ार रुपया दे देते, तो मैं समझता कि फिर आप लॉकडाउन अगर एक्सटेंड भी होता तो उसमें जो है वो कंटिन्यू करने में दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये करने के लिए तैयार नहीं है। कोटा के बच्चों को बसेस से लाया जा रहा है, लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना उनको पैसे दिए जा रहे हैं, ना उनको अपने गांव जाने दिया जा रहा है, उनके लिए ट्रेन चालू नहीं की जा रही है, उनके लिए बसेस चालू नहीं की जा रही है, कह के कि फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो भाई कोटा से बच्चे आ रहे तो उसमें भी तो फैलने का डर है, लेकिन उसके लिए आपने प्रिकॉशंस लिए, तो वैसा प्रिकॉशन लेके या तो उनको घर भेजा जा सकता है, या तो लॉकडाउन जब तक रहेगा तो उनको जो है इनकम सपोर्ट देकर जो है वो इनकम सपोर्ट देकर जो है उनको जो है वो असिस्ट करना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि ये बात नहीं हो रही है। बड़ी मज़े की बात आई, एक अभी IRS ऑफिसर्स है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के, बड़े यानी बड़े ब्रिलियंट लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन पास करते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में नागपुर में आके ट्रेनिंग लेते हैं, और उनका ऑफिसर्स का अपना एक एसोसिएशन था, उनका एक लिंक था। उन्होंने बड़ा अच्छा एक पेपर दिया, कुछ 40 पेजेस का जो है रिपोर्ट दिया, और वो जो कह रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली राइट, दैट इज जो है अबाउट द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। चाहे हमारे इकोनॉमिस्ट जो है अभी जो है कैपिटल इन 21st सेंचुरी थॉमस पिकेटी हो, या और जो कैपिटल जो इकोनॉमिस्ट है, जो दुनिया में विषमता बढ़ रही है उसको लेकर सब लोगों ने कहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी जो है आपको सकारात्मक जो है वो टैक्स प्रणाली की जरूरत है, प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली की जरूरत है। अभी देखिए आप भारत में 119 जो बिलियनर्स हैं उनकी जो वेल्थ है, 119 बिलियनर्स, इनकी वेल्थ जो है 30 लाख करोड़ हो गई है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट क्या कह रहा है 2019 का, जो इनइक्वालिटी का रिपोर्ट है डेवॉस से जो रिलीज हुआ है, तो वो ये क्लियर कह रहा है कि भारत के अंदर 1% लोगों के पास में लगभग जो है वो 52% जो है वो वेल्थ है,
और 10% आबादी के पास में 77% वेल्थ है। और जो 60% आबादी है हमारे देश की, उसके पास केवल 4.8% वेल्थ है। यानी भारत के 60% आबादी के पास 5% से कम संपत्ति है। 1% आबादी के पास में भारत में लगभग 52% संपत्ति है। तो भाई जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने सजेशन दिया है वो तो बड़ा वैलिड सजेशन है और उनको तो वेलकम करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि भाई 10 लाख के ऊपर वाले जो लोग हैं उनको 4% सेस लगाओ, 1 करोड़ के ऊपर वाले उनका टैक्सेशन 4 करोड़ तक लेकर जाओ, या जो 5 करोड़ से ऊपर है उस पर वेल्थ टैक्स लगाओ, इनहेरिटेंस टैक्स लगाओ। इसके बाद में जो है जो ऑनलाइन जो बिजनेसेस है जैसे अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट वगैरह जो है, इनके ऊपर में जो है वो टैक्सेशन का रेट बढ़ाओ, और जो एमएसएमईज है उनको जो है वो टैक्सेशन में रिलीफ दो। इससे उन्होंने कैलकुलेशन करके दिया कि भारत सरकार का रेवेन्यू अफेक्ट नहीं होगा, और उसको जो है फिर ये कोरोना की वजह से जो आर्थिक जो पहलू निर्माण हो रहे, बेरोजगारी का है, गरीबी का है, या जो रिसेशन का आएगा, ये तमाम चीजों को वो एड्रेस कर पाएंगे। तो आई फील दे आर एब्सोल्युटली राइट इन द रिकमेंडेशंस, and the finance ministry must welcome you see their recommendations, because first time some officers they are doing their duty in a proper manner because they are suggesting। तो ये करने के लिए तैयार नहीं। पीएम केयर फंड को बना दिया, उसमें 7,000 करोड़ रुपए अभी तक आया होगा, ज्यादा भी आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या आप ये बता पाएंगे कि आपने पीएम केयर फंड जो है सीएसआर के अंदर में बनाया, और 80G के अंदर में, आईटी के अंदर में जितना लोग पैसा देंगे वो तो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। यानी उन लोगों ने डोनेशन क्या दिया, उन्होंने तो टैक्स एग्जेम्पशन लिया। और यहाँ पर 30 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो है 119 लोगों के पास में है। भारत की जो है 52% वेल्थ 1% लोगों के पास में है। और आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है इनके ऊपर में 5% जो है वो कोरोना टैक्स नहीं लगाएंगे, हम उनके ऊपर में, उनसे तो हम रिकवरी नहीं करेंगे। दिखाने के लिए दिखा दिया, इसने 500 करोड़ दिया, इसने 100 करोड़ दिया, इसने 200 करोड़ दिया, हम ये सब काम तो करेंगे, लेकिन जो है हम ऑफिशियली टैक्स लगाकर जो है बजट में नहीं लाएंगे, और इसको जो है हम लोगों को जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार की ये जो नीति है, ये कोरोना बंदी में भी भारत में जिस तरह हमने देखा कि नोटबंदी के समय में इस गवर्नमेंट ने किया, गलत जीएसटी के समय में किया, आज एनपीएस के अंदर में किया है। कि अभी न्यूज आ रही है, इस पे मेरे पास डेटा नहीं, इसलिए मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि विजय माल्या और ये जितने लोग थे इनका भी जो है वो बैंक का कर्जा माफ किया है भारत सरकार ने। जो डेटा आएगा जब उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो भारत सरकार जो है, ये जो मोदी जी की जो नीति है, ये भारत में कोरोना बंदी में भी ये मानवता की नीति नहीं है, ये समानता की नीति नहीं है, ये विज्ञान की नीति नहीं है, ये अभी भी विषमता को और गरीबी को बढ़ाने की नीति है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना जो है वो जरूरी है। और लॉकडाउन लिमिटेड लेवल पे जरूरी हो सकता है, हम उसको नहीं कहते हैं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम इतना जो कर रहे हैं, इतना रिसर्च जो है, आप मेडिसिन के ऊपर करो ना, आप वैक्सीन के ऊपर क्यों नहीं करते हैं? आप अपने आप को वैश्विक लीडर बताने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु और ये सब बहुत बड़े बड़े हम लोग जो है वो सुनते हैं। अभी भारत के अंदर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाल अगर देखें तो 14% साइंटिस्ट है। क्यों हम यूरोपियन यूनियन की तरह, अमेरिका और चाइना की तरह, जापान की तरह, साउथ कोरिया की तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऊपर नहीं आ सकते हैं? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अभी भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कोरोना में भी ये देखा जा रहा है कितना मुसलमानों ने लाया, कितना इसने लाया, कौन उधर मर गया, कौन सा साधु उधर मर गया। अरे भाई लॉकडाउन में घूमने कहाँ गए, ये भी तो सवाल आता है ना। उनके ऊपर लॉकडाउन लागू नहीं हो रहा था, क्यों निकले वो बाहर में? और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर एक गाड़ी में 4-5 लोग कैसे बैठ गए? किसी भी तरह का कोई अटैक हो, किसी की हत्या, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो तो लॉ के हिसाब से देखा जाना चाहिए। पर ये भी वैलिड जो है वो सवाल जो है वो निर्माण हो रहे हैं कि भाई लॉकडाउन के अंदर में कौन कहाँ पर घूम रहा है, और फिर उन पर अटैक्स हो रहे हैं। और टीवी मीडिया जो है वो डेली कह रहे हैं कि भाई ये जो है इतना कम्युनल ये हो गया, ये निजामुद्दीन मरकज से हो गया, ये हो गया। अगर विज्ञान को किसी ने भी फॉलो नहीं किया है, मेडिकल साइंस को फॉलो नहीं किया है, कोई भी हो, तो मैं समझता हूं कि प्रकृति जो वैसे भी धर्म में, यह संकल्पना जो है वो अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक है। ये जो है वो धर्म अपना अपना पर्सनल इश्यू हो सकता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कोरोना जैसा जो वायरस है, जो 7-7, 8-8 बार अपने म्यूटेशन से स्ट्रेन्स को चेंज कर चुका है आरएनए को, वो तो प्रकृति के हिसाब से जो है वो चलेगा। उसको तो इंसान जहां जहां मिलेगा वो जो है वो फैलेगा।
लेकिन हम भारत के अंदर में अभी भी अगर इसको रिलीजियस एंगल से ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और एक हमारे बड़े एडिटर है, बड़े ड्रामेटिक एडिटर है, वो बहुत अच्छा जो है वो ड्रामा करते टेलीविज़न के ऊपर में, थिएट्रिक्स बहुत अच्छा करते अर्नब गोस्वामी। उनके ऊपर में जो है वो सवाल कहीं कुछ हो रहा है, कहीं और जो है वो सवाल उठा रहे हैं। भाई अगर आपको सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पे बोलना है आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्होंने जो पॉजिटिव सजेशन दिए भारत सरकार को उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी जी आप जो है अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अच्छा उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। और उनके जो सजेशंस है जो कांग्रेस की कमेटी ने दिए हुए हैं, चिदम्बरम जी जैसे इकोनॉमिस्ट उसमें हैं, मनमोहन सिंह जी जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके जो बातें हैं उसके ऊपर एक आप पॉजिटिव प्रोग्राम करते हैं। उसको छोड़कर जो आप कुछ भी उल्टे फुल्टे जो है प्रोग्राम करते हैं, ऑल विद योर क्राउड्स एट योर शो ऑन रिपब्लिक यू सी with so called you see unnatural, you see, and unscientific nationalism that you are pursuing on your Republic channel. I feel that this is not the time and this is not the right way to do the things, and you should think it positively. Whether you say such type of a yellow journalism with a particular agenda is required in this country, or some you see fair journalism which discusses science and you see various public policies in international you see regulations and rules, and international law is required in India. And I feel that you should introspect to yourself in trying to do the journalism in a much better manner. तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों में जो है बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं। तो पीएम केयर फंड में 7,000 करोड़ नहीं आया, 30 लाख करोड़ की संपत्ति है, 30 लाख करोड़ की संपत्ति 119 लोगों के पास है, 1% लोगों के पास 52% संपत्ति है। और कोरोना महामारी जैसे परिस्थिति में भी अगर भारत सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में अगर विषमता और गरीबी की नीति को परसीव कर रही होगी तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन और मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। ये मोदी जी के सरकार के, भारत सरकार के गैर जवाबदारी की वजह से कोरोना का प्रॉब्लम भारत के अंदर इतना फैला हुआ है, और आज भी उसका जो कॉम्पनसेशन का पार्ट है, रिलीफ का पार्ट है, वो मोदी सरकार नहीं कर रही है। ऐसे समय में हम ये भी देख रहे हैं कि दुक्काली की छुट्टी हमारे कोर्ट्स ले रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट्स हो, वो छुट्टी पर है और सब लोग, हम लोग घर पे है, सरकार गैर जवाबदेही है, कोर्ट छुट्टी पर है, एक जजेस दो जजेस बैठकर जो है कुछ लिमिटेड इश्यूज को सुन रहे हैं। ऐसे समय में तो एक्चुअली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुड हैव टेकन अ सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ये हमें लगता है बड़े ईमानदारी से, पर उसने ऐसा नहीं किया। बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई, हमारी भी पिटिशन है, उसका भी डेट आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए ऐसे समय में जब जो आदमी दिल्ली जा भी नहीं सकता है, अगर कोई नागपुर में नहीं है तो नागपुर हाईकोर्ट में जो है वो फाइल नहीं कर सकता, अगर बाजू के जिले वाला भी है, तो ऐसे समय में फंडामेंटल राइट्स का जो हम कहते हैं कि भाई गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू यू सी अपहोल्ड द यू सी फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे समय में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो आज जो है वो नेग्लिजिबल है। और एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को लाया है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 352 353 के बाहर आई हुई है, और कोर्ट छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोविजन नहीं है। क्योंकि अगर हम 124(4) को अगर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम इम्पीचमेंट के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज्यादा दे दी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं क्लियर होने की वजह से भी इन चीज़ों का जो है वो मिसयूज जो है हम देख रहे हैं कि भारत सरकार कर रही है। और कोर्ट्स जो है इस समय में छुट्टी लेके जो है ज़्यादा काम नहीं कर रहे, ज़्यादा पिटिशंस को नहीं हियर कर पा रहे, शायद 3 तारीख के बाद ज़्यादा और क्लियर होगा। तो ये बड़े सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी इसके अंदर में है। ऐसे समय में हम लोगों ने इस लिमिटेड सिचुएशन में जहाँ बहुत सारी चीज़ें परमिट नहीं कर रही थी, हमने 24 तारीख के बाद से ही जैसा मैंने स्टडी किया और 25 तारीख से मैंने देखा कि भाई ये ठीक नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ रही है, बहुत सारा आर्बिट्रेरीनेस आ रहा है, पुलिस वाले तो के भरोसे जो है चल रहा है, किसी चौक में किसी को उठक बैठक लगा दिया, किसी को मुर्गा बना दिया, किसी को 2 डंडा मार दिया, तो कोई देखने वाला नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं है कि ये जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने ही देश के नागरिकों के साथ में लॉ के अथॉरिटी के बगैर जो है
जो उनको एपिडेमिक एक्ट 1897 के अंदर में वो जो है उनको कोई अथॉरिटी नहीं है। 188 के अंदर अगर उनको आईपीसी में फाइल करना है तो वो जाके सिंपल एफआईआर फाइल कर सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर का जो है इन्होंने फॉलो नहीं किया। वो ना करते हुए हम ये देख रहे हैं कि कोई गलती से नागरिक मास्क लगा के निकल गया, अब हेलमेट नहीं है, कहीं ज़रूरी काम के लिए कुछ खरीदने जा रहा है तो उसको उठक बैठक लगा रहे हैं, उसको मुर्गा बना रहे हैं। और इस देश के अंदर में टीवी डेली दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे डेली आ रहा है, लेकिन कहीं पुलिस अथॉरिटीज का जो है वो कहीं जो है वो अकाउंटेबिलिटी इसमें नहीं है। तो ये जो एक रूल ऑफ लॉ का सिचुएशन नहीं है अभी इंडिया में, रूल बाय लॉ का सिचुएशन आज जो है। एक्चुअली टुडे इन इंडिया वी आर सीइंग दैट इट्स नॉट रूल ऑफ लॉ बट रूल बाय लॉ, एंड you see there is a lot of arbitrariness, and we are seeing an extra constitutional emergency imposed under the Disaster Management Act 2005, which is a very serious you see constitutional issue। और भारत के ये तमाम इश्यूज के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज है इस पर हमें ध्यान देना होगा। लॉकडाउन तो ठीक है लिमिटेड लेवल पर अब जिले को यूनिट बनाना मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत समझदारी नहीं है। अब देखिए गांव में कोरोना नहीं है, आप सिटी के कोई एक पोर्शन में है और आपने पूरे जिले को रेड में डाल दिया, मैं समझता हूँ इसमें समझदारी नहीं है। जहाँ जहाँ ज़्यादा आउटब्रेक से उनको केवल रेड जोन डालकर बाकी सिटीज़ और जिलों को जो है फ्री करने का पॉलिसी लाना चाहिए। ट्रेन्स और बसेस को लिमिटेड लेवल पर कैसे चलाया जा सकता है विद एडिक्वेट प्रिकॉशंस, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेसेस कैसे ओपन हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो मोड्स ऑफ एक्सचेंज एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो पूरा चेन सप्लाई सिस्टम है वो टूट चुका है। तो आप केवल ग्रीन जिलों में चालू करने से भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहीं कोई रेड में है उससे वो बिजनेस रिलेटेड है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो अगर ब्रेक होगा तो वो बिजनेस का जो है वो एक्टिविटी नॉर्मलाइज नहीं होगी। अब इसेंशियल सर्विसेज में आपने सब्जी भाजी किराना दूध मेडिसिन को चालू रखा, लेकिन हो सकता है लोगों के कपड़े खत्म हो गए हो, लोगों के कपड़े खराब हो गए हो, जूता चप्पल जो है वो चले गया हो, कटिंग सैलून है और कोई ट्यूबलाइट बल्ब्स है, ये तमाम चीज़ें हैं ये भी अफेक्ट हो गई हो। तो मैं समझता हूँ स्टेशनरी है, बुक्स है, पेन है, रिफिल है, किसी के पढ़ने की चीज़ें है वो ये हो गई हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, कंप्यूटर्स किसी के ख़राब हो गए हो, मोबाइल ख़राब हो गए हो, तो ये तमाम चीज़ों को रिपेयर करना है या लिमिटेड मेंटेनेंस है, इस तरह की जो वो भी इसेंशियल सर्विसेज है। आज हम मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं, केवल इंसान खा पी के पाषाण युग में जिंदा नहीं है। तो इसेंशियल सर्विसेज एक्ट को भी एक्सपांड करने की ज़रूरत है और उसमें ये इसेंशियल बाकी भी चीज़ों को कंसिडर करके इसको भी जो है वो लिया जाना चाहिए। किसानों को जो तकलीफ हो रही है उनका पूरा फसल समाप्त ना हो, मंडियों तक आए, वो पूरा उनको बराबर जो है वो दाम मिले, और जो नई जो अभी बारिश आने वाली है उसकी तैयारी चालू हो रही है, जो हमारे यहाँ खरीफ सीज़न की जो है, तो उसके लिए जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पूरी फ्री हो। एनिमल्स के लिए जो वेटरनरी की जो चीज़ें हैं, मेडिसिन है या फॉडर प्रोडक्ट्स है, वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। समुंदर के अंदर में फिशिंग जो फिशरमैन लोग हैं या लेक्स के अंदर फिशरमैन लोग हैं, वो लोग अगर जो है लिमिटेड कंडीशंस के साथ अगर वो बिजनेसेस प्रॉपर चालू होना चाहिए। और लॉकडाउन इज़ नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर कोरोना। द सोल्यूशन फॉर कोरोना इज टू इन्वेंट प्रॉपर मेडिसिन एंड अल्टीमेटली द वैक्सीन। जब तक कोरोना के ऊपर में प्रॉपर मेडिसिन जो है वो नहीं आएगी, पहली स्टेप, और अल्टीमेट स्टेप जो है वो वैक्सीन का डेवलपमेंट है। ऑक्सफोर्ड के वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी उम्मीद जागी हुई है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो दुनिया के अंदर में आ सकता है। और कोरोना ने जो है, एक कोरोना ने इंसान की पूरी सिस्टम को जो है वो स्टैंड स्टिल किया। और इंसान को एक इसमें संदेश भी है। संदेश ये है कि हमको विज्ञान के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम जितना ज़्यादा आगे जाएंगे उतना इंसान इन चीज़ों को डील कर पाएगा। और प्रकृति के बैलेंस के साथ में इंसान को जीना होगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। यूएन ने भी इसको डिक्लेयर किया है। तो कोरोना ने एक संदेश भी दिया है कि इंसान की व्यवस्था को स्टैंड स्टिल किया जा सकता है। और ये इंसान के लिए एक बड़ा लर्निंग लेसन है कि वो अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है वो डेवलप करे और अपनी जो है अपने आप को सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाए। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नागपुर के एक मेंबर पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अभी चाइना का बिजनेस पीछे जाएगा, इंडिया का बिजनेस जो है वो आगे जाएगा, तो अच्छी बात है। अगर चाइना को इंडिया कंपटीशन में
बिजनेस के जो है ओवरटेक कर सकता है, तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। हम तो इंडिया के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए सोचेंगे। लेकिन गडकरी जी ज़रा ये भी तो बताओ, जो 18 लाख करोड़ रुपए आपके प्रधानमंत्री जी की गलती की वजह से जो है वो भारत में चले गया, उसको रिकवर करने के लिए भारत को कितना साल लगेगा? अगर आप 1% और 2% से बढ़ते हो, अगर 1% से यदि आप बढ़ते हो तो आप केवल 2 लाख रुपया कमाओगे एक साल में, तो और 2% से बढ़ते हो तो 4 लाख करोड़ कमाओगे एक देश में, एज अ कंट्री, एक साल में एज अ कंट्री। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 18 लाख करोड़ रुपए 3 मई तक गया, जो काम आपको 2 फरवरी से करना चाहिए था वो काम आपने 24 मार्च से किया। तो होली मिलन का प्रोग्राम हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई। अभी आप हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप नॉमिनेट नहीं कर रहे, आपके गवर्नर जो है, और जो है महाराष्ट्र के अंदर कोरोना को फेस करते हुए महाराष्ट्र सरकार डील कर रही है, और आप महाराष्ट्र की सरकार में उद्धव ठाकरे जी को कैसे सीएम ना रहे, ये आपकी जो मंशा चल रही बीजेपी के लोगों की, आपका पॉलिटिक्स, आपकी नीति, ये जो है वो मानव अधिकार सम्मत नहीं है, वो संविधान सम्मत नहीं है, और वो किसी भी लिहाज से संविधान जो है वो विज्ञान सम्मत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े सीरियस इश्यूज़ है, इन चीज़ों को पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें जहाँ इसको साइंस और मेडिकल साइंस के हिसाब से डील करने की ज़रूरत है। सबके लाइफ इम्पॉर्टेंट है, उनको बचाने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में भारत की इकोनॉमी और लोगों की जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप करने की ज़रूरत है। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी जो पिटिशंस फाइल किया बाकी राज्यों में, उसमें कहा है कि हर भारतीय को 376 रुपये का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जो 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स भरते हैं उनको छोड़कर, या जिनको गवर्नमेंट सैलरीज है उनको छोड़कर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का आपने डीए जो है वो बंद कर दिया है 31 जुलाई तक के, और फिर आपको 3 से 5% ये बड़े लोगों पर कोरोना टैक्स लगाने में क्या दिक्कत है? यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डीए रोक सकते हो, आप जो है एमपी एमएलए का फंड जो है उसको सीज कर सकते हो 2 साल के लिए, लेकिन आप जो ये जो बड़े लोग हैं आपके, उनके ऊपर में 30 लाख करोड़ रुपया लेकर बैठे हुए, 52% संपत्ति लेकर बैठे, 10% लोग 77% संपत्ति लेकर बैठे हुए, इन पर आप 2, 4, 5% टैक्स लगा कर रिकवर नहीं कर सकते। तो ये जो नीति है आपकी, ये केवल आकर टेलीविजन पे आकर मोनोलॉग करने से जो है ये काम नहीं चलेगा। तो इन तमाम चीज़ों पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है, मानव अधिकारों को के दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय की व्यवस्था कैसी हो, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस कैसा हो, उसको देखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो है भारत के संविधान के तहत इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि भारत के लोग ये संदेश मेरा समझेंगे। ये मेरा संदेश भारत के 135 करोड़ भारतीयों के लिए है, और भारत सरकार के लिए भी ये संदेश है कि वो इन चीज़ों को पॉजिटिवली ले, और पॉजिटिव लेकर जो इस पर एक्ट करे। अपने ही ऑफिसर्स अगर कोई अच्छा सजेशन देते हैं, अरे आपने उनको एनआईडीटी में क्या ट्रेनिंग किस लिए दी? केवल आपका अकाउंटिंग निकाल के वो टैक्स रिकवर करेंगे इसके लिए दी क्या? कि आपने उनको जो इतना सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन में तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए देश और दुनिया के, क्या वो इसीलिए पढ़ाए कि केवल सिर्फ वो आपको टैक्स रिकवर करके दे? क्यों वो ऑफिसर्स जो है, IRS ऑफिसर्स जो है, क्या वो आपको अच्छा सजेशन नहीं दे सकते? वेदर दे कैन नॉट गिव यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज द वैलिड सजेशन। सो भारत सरकार को इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, मोदी सरकार को नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। वैसे भी 6 साल में पहले नोटबंदी किया, फिर गलत GST किया, फिर NBFC क्राइसिस हुआ, फिर आपके NPS का प्रॉब्लम हुआ, अब नोटबंदी से कोरोना बंदी तक भारत की हालत 6 साल में मोदी सरकार ने इस तरह से लाई कि जो 8% से ज़्यादा GDP जा रहा था अभी वो 0% पर आया है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें बड़ी सीरियस चीज़ें हैं, और अच्छे साइंटिफिक और पब्लिक पॉलिसीज़ के लिहाज से, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस के लिहाज से, we should take a very wide view in all those things and should come out of this distress due to corona pandemic as early as possible, and hope that the world also develops a vaccine as early as possible, and humanity as a whole learns a lesson of science and technology and sustainable development from this corona pandemic. Thanks a lot for listening to message. धन्यवाद। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। धन्यवाद।